हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर का नेम आप देखो समय की शुरुआत से। तो देखो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आता है अभ्यास में। देखो प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को दर्शाने वाले आरेख को दिखाना है आपको। ठीक है, देखिए क्या आप उन निवेशों यानी कि इनपुट्स, ठीक है, उनकी सूची दे सकते हैं जो औजारों के निर्माण में सहायक हुए हैं। औजारों के निर्माण से किन किन प्रक्रियाओं को बल मिला है ये आपको बताना है। तो देखो इसका उत्तर आप लिखोगे सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। पहला आप लिखोगे इसमें किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित, यहाँ पर आप देखो तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता या फिर विकसित हुई है। ठीक है, किसी बॉक्स से दूरी, अब यहाँ पर आप देखो किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने अन्य, यहाँ पर आप देखो, प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उनकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशिष्टताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था अर्थात वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई होंगी। आगे देखो उपरोक्त सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था आरेख में औजारों के निर्माण में 4 महत्वपूर्ण बिंदु प्रदर्शित किए गए हैं जो कि आपको यहाँ पर लिखे गए हैं। मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि। दूसरा देखो आंखों से, यहाँ पर आप देखो निगरानी यानी कि भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक भ्रमण करना। औजारों के इस्तेमाल के लिए हाथों का, यहाँ पर आप देखो स्वतंत्र यानी कि मुक्त होना। और दूसरा अगला देखो लास्ट यहाँ पर सीधे खड़े होकर चलना। अब देखो औजार बनाने की कला सीखना मानव की एक महान उपलब्धि थी। अब देखो यहाँ से जब आदमी को औजार बनाना स्टार्ट हुआ आया तो उन्हें काफ़ी सारे काम उनके आसान हो गए। इसके साथ ही साथ अनेक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिला जिससे अनेक लाभ हुए। यहाँ पर आप देखो औजारों के निर्माण से आदि मानव भयानक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सका। अन्यथा यहाँ पर आप देखो वे और जानवर अलग हैं, वे जानवर उसका शिकार पहले ही कर जाते। औजारों की सहायता से खेती करना व शिकार करना आसान हो गया। अगला देखो औजारों के निर्माण के साथ ही साथ आदि मानव के पहनावे में सुधार हुआ और वह जानवरों की खाल को पहनने लगा। सुई का आविष्कार हुआ। यहाँ पर आप देखो निवास स्थल बनाने में औजारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आगे देखो औजारों की सहायता से मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा। औजारों के निर्माण की प्रक्रिया ने वास्तव में मानव के रहन सहन या खान पान के स्तर को ही एकदम बदल कर रख दिया था। अब देखो मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने व प्रयोग करने के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर आप देखो इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया और केन्या के पूरा स्थलों, अब देखो पूरा स्थलों यहाँ पर आप लिखोगे, से प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पत्थर के औजार सर्वप्रथम ऑस्ट्रोलिपिथिक्स मानव ने बनाए व प्रयोग किए होंगे। संभव है कि स्त्रियां आप देखो अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगी। अगला प्रश्न है आपके पास, मानव और लंगूर तथा वानरों जैसी, यहाँ पर आप देखो स्तनपायियों के व्यवहार का शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है, ठीक है, बंदरों से। कहो यहाँ पर व्यवहार और इसके बारे में आपको बताना है। और दूसरा देखो शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गत 2 अलग अलग स्तंभ बनाए और उन समानताओं की सूची दीजिए। दोनों के बीच पाए जाने वाले उन अंतरों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। तो इसका उत्तर आप देखो किस तरह से लिखोगे। मानव और लंगूर तथा वानर जैसे, यहाँ पर आप देखो स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है। व्यवहार तथा शरीर रचना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला देखो व्यवहार के स्तर पर वानर यानी कि एप जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वानर की जो एप प्रजाति है, यहाँ पर आप देखो होमिनॉइड यानी कि उपसमूह का जीव है। होमिनिड वर्ग यहाँ पर है होमिनाइड, उपसमूह से विकसित हुए हैं और इसमें परस्पर समानताएं होते हुए भी अनेक बड़े अंतर पाए जाते हैं। होमिनाइड का मस्तिष्क होमिनिड की तुलना में छोटा था। वे यहाँ पर आप देखो चौपाया थे, चौपाया यानी कि 4 पैरों वाले, ठीक है, अर्थात चारों पैरों के बल चलते थे। उनके शरीर की अग्रभाग व दोनों अगले जो दोनों भाग होते हैं, अगले दोनों पैर लचकदार होते थे।
अब देखो यहाँ पर आपको होमिनाइड और होमिनिड के बारे में डिफरेंस दिया है। होमिनिड सीधे खड़े होकर दोनों पैरों पर चलते थे। होमिनिड के हाथों की बनावट विशेष प्रकार की थी जिससे वे हथियार यानी कि औजार बना व प्रयोग कर सकते थे। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पर डिफरेंस है, शरीर रचना के स्तर पर मानव के प्रारंभिक स्वरूपों में उसके लक्षण आज भी शेष हैं। मानव के आद्य रूप से में वानर के अनेक लक्षण बरकरार हैं, जैसे कि होमो की तुलना में मस्तिष्क को अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना व हाथों की विशेष दक्षता। वे सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक न थी। आगे देखो, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय पेड़ों पर गुजारता था, पेड़ों पर जीवन व्यतीत करने के कारण उसमें अनेक विशेषताएं आज भी मौजूद है, जैसे कि आगे के अंगों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और यहाँ पर आप देखो टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उसकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वानर, लंगूर व मानव आदि प्राइमेट उप समूह के अंतर्गत आते हैं। आप देखो शारीरिक स्तर पर समानताएं क्या हैं, तो देखो दोनों ही प्राइमेट उपसमूह के जीव हैं। अगला देखो, मानव, वानर व लंगूर तीनों के शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के पेट में पलते हैं। आगे देखो, मादाओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं और इन प्राणियों को के दांत होते हैं, ठीक है, दांतों की बनावट भिन्न होती है। अब देखो व्यावहारिक स्तर पर समानताएं क्या क्या हैं, तो देखो मानव व वानर अपने बच्चों को उठाकर चलते हैं। दूसरे जीवों की अपेक्षा समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। अपने शरीर को परिस्थिति के अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं। और आगे देखो, मानव और वानर दोनों ही अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये आपको यहाँ पर कुछ मतलब समानताएं दे रखी है। मानव व वानर के मध्य पाए जाने वाले अंतर आपको दे रखे हैं यहाँ पर। आप देखो, मानव अपने पैर पर ज़्यादा समय तक खड़ा हो सकता है, जबकि वानर ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता। मानव का मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है, जबकि वानरों का जबड़ा काफ़ी लंबा होता है। मनुष्य में समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, जबकि वानरों में अपेक्षाकृत समझने की शक्ति कम होती है। आगे देखो, मानव 2 पैर पर चलता है, जबकि वानर 4 पैर पर चलते हैं। अगला प्रश्न 3 है आपके पास, मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का युक्ति युक्त स्पष्टीकरण देता है? तो आपको इसका उत्तर लिखना है। देखो, आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ और उसकी उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था, आज भी इसकी खोज करनी जटिल समस्या है। इस प्रश्न पर आज भी वाद विवाद जारी है, परंतु इस समस्या के साधन हेतु 2 मत उभरकर हमारे सामने आते हैं। पहला मत क्या है? क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। अब देखो, इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है और विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ है। परिणामतः आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न रूपों में दिखाई दिया। अब अगला देखो, यहाँ पर दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान पर यानी कि अफ्रीका में हुई थी। वहाँ से धीरे धीरे संसार के कई भागों में फैलती गई और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का विश्वासोत्पादक स्पष्टीकरण देता है। आधुनिक मानव के जीवाश्म को इथोपिया में अनेक स्थान पर मिले हैं। इस मत का समर्थन करते हैं। इस मत के मानने वालों की मुख्य विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, ठीक है, बदल गए हैं और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया है। ऐसे विद्वानों का विचार है कि आधुनिक मानव में अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी कि अफ्रीका में उत्पन्न हुए और वहीं से अन्य स्थानों को गए। विद्वानों का एक तर्क यह है कि आज के मनुष्यों के लक्षण भिन्न भिन्न है क्योंकि उनके मध्य क्षेत्रीय अंतर विद्यमान है। अब देखो, यहाँ पर उपयुक्त विभिन्नताओं के कारण एक ही क्षेत्र में पहले से रहने वाले एरेक्टस या होमो, यहाँ पर आप देखो हाइडलबर्गेसिस, ठीक है, हाइडलबर्गेसिस, इसको आप तोड़ के पढ़ सकते हो, समुदाय में पाए जाने वाले अंतर आज भी विद्यमान है। प्रश्न 4 देखो, इनमें से कौन सी क्रिया के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वप्रथम मिलते हैं? पहला देखो, ये आपको संग्रहण दिया है, फिर औजार बनाना या फिर आग का प्रयोग। उत्तर आप लिखोगे संग्रहण यानी कि गैदरिंग, किसी चीज़ को इकट्ठा कर रखना। आग का प्रयोग द यूज़ ऑफ फायर, और यहाँ पर आप देखो वह औजार बनाना यानी कि टूल मेकिंग में से औजार बनाने के साक्ष्य पुरातात्विक अभिलेख में सर्वोत्कृष्ट रीति से दिए गए हैं। पत्थर के औजार बनाने व उनके इस्तेमाल किए जाने के प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया व केनिया के शोध यानी कि जब वहाँ की खोज की गई स्थलों पर प्राप्त हुए हैं।
संभावना व्यक्त की जाती है कि इन हथियारों औजारों का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर आप देखो ऑस्ट्रोलोपिथिक्स, ठीक है, एस्ट्रोलोपिथिक्स जिसे हम कहते हैं, ने किया था। और संग्रहण व आग के प्रयोग के उतने ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं होते जितने कि औजार बनाने के मिलते हैं। यह संभावना प्रकट की जाती है कि पत्थर के औजार स्त्री व पुरुष दोनों अपने अपने प्रयोग के आधार पर बनाते थे। आगे देखो, अनुमानतः स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ विशेष प्रकार के औजारों को बनाती थी और इस्तेमाल करती थी। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ और इस बात के प्रमाण हमें फेंक कर मारने वाले भालों व तीर कमान जैसे औजार के प्रयोग से मिलते हैं। भाला प्रक्षेपक यहाँ पर यानी कि यंत्र का प्रयोग से शिकारी लंबी दूरी तक भाला फेंकने में समर्थ हुआ। और इस युग में पंच ब्लेड, ठीक है, पंच ब्लेड जिसे हम कहते हैं, तकनीकी की सहायता से निम्न प्रकार से पत्थर के औजारों को तैयार किया जाता होगा। एक ब्लेड पत्थर के ऊपर सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है और आगे देखो अगला यहाँ पर, इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रहार मंच यानी कि घन कहा जाता है। फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है और इससे क्या होता है, धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह प्रयोग किया जा सकता है। अथवा उनसे एक तरह की छेनियाँ बन जाती हैं जिनसे हड्डी, सींग या फिर हाथी दांत या लकड़ी को यहाँ पर आप देखो उकेरा जा सकता है। हड्डी पर यहाँ पर आप देखो नक्काशी यानी कि उसको गोद कर उस पर चीज़ें बनाना को नमूने नीचे दिया गया है। अब देखो यहाँ पर आपके पास है ओल्डू वही, ठीक है, ओल्डू वही से मिले आरंभिक औजारों में एक औजार मंडासा भी है जिसके शल्कों को निकाल कर धार कर यानी कि धारदार उसकी मतलब एक तरह से उस पर पतली सी लेयर जैसी वो बना देते हैं, ठीक है, धार बना देते हैं उस पर। यह एक प्रकार का हस्त कुठार है और इन आरंभिक औजारों के आधार पर मानव प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया है जो निम्नलिखित हैं। पहला है पुरापाषाण काल, ठीक है, इस युग में पत्थर और औजार, यहाँ पर आप देखो औजार भद्दे और यहाँ पर आप देखो खुरदरे व बिना किसी नक्काशी आदि के होते थे। और इस काल के औजारों में कुठार, रुखनी, मंडासे आदि प्रमुख हैं। फिर आप देखो मध्य पाषाण काल, तो इस युग में पत्थर और के औजार का छोटे छोटे रूपों में प्रयोग किया जाने लगा था और लघु किस्म के औजारों को अश्म कहते हैं। इस युग के औजारों में भाले व तीर कमान आदि प्रमुख औजार हैं। अब देखो यहाँ पर आपके पास नवपाषाण काल या उत्तरी पाषाण काल, इस काल के औजार बड़े साफ, अच्छी तरह से घिसे हुए तथा नक्काशीदार होते थे और इस युग में हड्डपों, ठीक है, वह पत्थरों को चिकना व साफ करके औजार बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। हंसिया इस युग का प्रमुख औजार है। अब देखो ये आपसे पूछे जा सकते हैं किस युग का कौन सा प्रमुख औजार है, तो आपको बता देना है। अब देखते हैं हम प्रश्न 5, भाषा के प्रयोग से क है आपके पास शिकार करने और ख है फिर देखो आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद मिली होगी, इस पर आपको चर्चा करनी है। इन क्रियाकलापों के लिए विचार संप्रेषण के अन्य किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था, ये आपको बताना है। तो उत्तर देखो, हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कि भाषा का प्रयोग करता है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय करता है। भाषा के विकास पर कई विद्वानों के मत अलग अलग हैं, उनकी मान्यताएं निम्नलिखित हैं। अब देखो, होमिनिड भाषा में हाव या फिर भाव, ठीक है, ये दोनों हैं आपका एक साथ है, हाव भाव या अंग विक्षेप, हाथों को हिलाना या संचालन शामिल था, यानी कि एक तरह से इशारा जिसे हम बोलते हैं। फिर देखो, उच्चरित भाषा से पूर्व गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। और फिर देखो, मनुष्य की बोलने की क्षमता का विकास या प्रारंभ आह्वान या बुलाने की क्रिया से हुआ, जैसे कि नर वानरों में प्रायः देखा जाता है। अब देखो यहाँ पर आपके पास उच्च रीति भाषा यानी कि बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई, यह निष्कर्ष देना भी कठिन कार्य है। विद्वानों की ऐसी विचारधारा है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ विशेषताएं थी जिनके कारण वह बोलने में समर्थ हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ और स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व, और मस्तिष्क में हुए परिवर्तन से भाषा के विकसित होने में मदद मिली। भाषा और कला का संबंध घनिष्ठ है। भाषा के साथ साथ कला लगभग 45,000 या फिर 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुई। कला, आप देखो, कला व भाषा दोनों ही संप्रेषण अर्थात विचार, यहाँ पर आप देखो विचाराभिव्यक्ति
के सशक्त माध्यम है। फ्रांस में स्थित यहाँ पर आप देखो लेक्सकॉक्स जिसे हम कहते हैं और शोवे की गुफाओं में व उत्तरी स्पेन में स्थित यहाँ पर आप देखो अल्टामीरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई हैं जो कि 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व चित्रित की गई थी। इनमें से गैरों यानी कि जंगली बैल, घोंगे पहाड़ी, साकीन, बकरों, हिरनों, यहाँ पर आप देखो मैमथों, गेंडों, शेरों और भालुओं, चीतों, लकड़बग्घों व उल्लुओं के चित्र प्रमुख हैं। प्रारंभिक मानव के जीवन में शिकार का ज़्यादा महत्व था। इसी कारण जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोने से जुड़ी थी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि चित्रकारी ऐसी रस्मों को अदा करने के लिए की जाती थी जिससे कि शिकार करने में सफलता प्राप्त हो। विद्वानों की यह भी भावना है कि वे गुफाएं ही प्रारंभिक मानव की आपस में मिलने की जगह थी जहां पर छोटे छोटे समूह एक दूसरे से मिलते थे या एकत्रित होकर सामूहिक क्रियाकलाप करते थे। ऐसा भी जान पड़ता है कि इन गुफाओं में ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते रहे हो या फिर वह शिकार की तकनीक पर चर्चा करते रहे हों और ये चित्रकारियाँ आगामी पीढ़ियों को इन तकनीकों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाई गई हों। अतः कहा जा सकता है कि चित्रकारी विचार संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ है या फिर प्रारंभिक समाज के बारे में जो विवरण दिया जाता है वह यहाँ पर आप देखो अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। शिकार करने वाले वे खाद्य सामग्री तलाशने एवं बटोरने वाले समाज आज भी विश्व के अनेक भागों में मौजूद हैं और उन समाजों में हादजा समूह प्रमुख है। कृषि के प्रारंभ के साथ साथ मानव ने, अब देखो आगे यहाँ पर आपके पास है, मानव ने अपनी झोपड़ियों को खेती के पास बनाना शुरू कर दिया। आरंभ में मनुष्य लकड़ी व पत्तियां आदि की मदद से झोपड़ी बनाता था, किंतु बाद में वह कच्ची व पक्की ईंटों, अब देखो ईंटों का भी प्रयोग घर बनाने के लिए करने लगा। प्राचीन झोपड़ियों के अवशेष स्विट्जरलैंड की एक झील में 1854 में मौजूद पाए गए। स्थायी निवास स्थान बनाना मानव की महान उपलब्धि थी और यह सब भाषा के विकास से संभव हुआ। ठीक है, किंतु भाषा ने इन सब क्रियाओं को संभव बना दिया। प्रारंभ में मानव निसंदेह बहुत कम ध्वनि का प्रयोग करता होगा, लेकिन ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। अतः भाषा का विकास आधुनिक मानव के विकास का दिलचस्प पहलू है। अब देखो अगला प्रश्न है आपके पास, अध्याय के अंत में दिए गए कालानुक्रम में से किन्हीं दो घटनाओं को चुनिए और यह बताइए कि इसका क्या महत्व है। अब देखो कालानुक्रम एक में से दो घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है। पहला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस या फिर आपने पहला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द की उत्पन्न लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल अर्थात दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी कि वानर से मिलकर हुई है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रारंभ रूप में वानर के अनेक लक्षण मौजूद थे। इसका समय 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रथम वन मनुष्य को ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा जाता है। वे पूर्व अफ्रीका में पाए जाते थे और ये मनुष्य की तरह खड़े हो सकते थे। वे पत्थर के औजारों का प्रयोग व पशु जीवन व्यतीत करते थे। वे जंगली कीड़े मकोड़ों को भी खाते थे। अब देखो दूसरा यहाँ पर होमो शब्द लैटिन भाषा का है, इसका अर्थ है मानव। और फिर देखो होमो के अंतर्गत स्त्री व पुरुष दोनों आते हैं। वैज्ञानिकों ने होमो की अनेक प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभाजित किया है जो निम्नलिखित हैं। पहला है होमो लेबिलिस, अब देखो औजार बनाने वाला मानव। फिर है होमो एरेक्टस, सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव। पहला आप देखो यहाँ पर है आपके पास, अच्छा उसके बाद यहाँ पर आपके पास होमो सेपियंस। या अब देखो चिंतनशील, प्राज्ञ या आधुनिक मानव होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में होमो, या फिर आप देखो यहाँ पर है आपके पास अभी ओमो है यहाँ पर, और तंजानिया में होल्डुवई गुर्ज, ठीक है, से प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्टस की जीवाश्म अफ्रीका के कुबीफोरा। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिनको पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो इनको धीरे धीरे करके पढ़ लेना। कुबीफोरा तथा पश्चिमी तुकन, अब देखो वेस्ट तुर्कन जिसे हम बोलते हैं, तथा केनिया इस तरह से आपको लिखना है इंग्लिश में, और जावा के मोड़ जोकर्ता। अभी तो अलग अलग जगह जो कंट्रीज हैं उनके जगहों के नाम है। तथा संगीरन में पाए गए थे होमो सेपियंस जो कि आधुनिक मानव कहलाता है। फिर देखो चिंतनशील या प्राज्ञ प्राणी होमो सेपियंस 1.9 लाख वर्ष से 1.6 लाख वर्ष पूर्व के हैं। कालानुक्रम 2 में से 2 घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। देखो दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य,
अब देखो दफनाने की जो प्रथा होती है उसका प्रथम साक्ष्य हमें 3 लाख वर्ष पूर्व प्राप्त होता है। कुछ रीतियों से यह पता चलता है कि यहाँ पर आप देखो निअंडरथलेंसिस अब देखो मानव शव को दफनाते थे और इससे यह प्रतीत होता है कि वे किसी धर्म में विश्वास रखते थे। निअंडरथलेंसिस काल के कब्रिस्तान के स्थान पर की गई है। खोजों से ऐसा भी ज्ञात होता है कि वे मृतक शरीर को रंगों से सजाते थे। वे शायद धार्मिक कारणों का सुंदरता के लिए ऐसा करते थे। वे प्रथम मनुष्य थे जो मृत्यु के पश्चात जीवन के संबंध में सोचते थे। फिर आप देखो निअंडरथल मानवों का लोप। निअंडरथल मनुष्य लगभग 1,30,000 से 35,000 वर्ष पूर्व तक यूरोप व पश्चिमी एवं मध्य एशिया में रहते थे, लेकिन 35,000 वर्ष पूर्व वे अचानक लुप्त हो गए। निअंडरथल मानव के लुप्त होने के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग विचार कहे हैं, जो कि उनकी विचारधाराएं निम्नवत हैं। यानी कि निअंडरथल मानव होमो सेपियंस द्वारा मार दिए गए। फिर निअंडरथल मानव ने दूसरे समूहों से विवाह कर लिए और इनकी जाति की अलग पहचान समाप्त हो गई। यह सभी सिद्धांत काल्पनिक हैं। कोई भी यहाँ पर आप देखो विद्वान निश्चय से यह नहीं कह सका है कि यह जाति कब और क्यों समाप्त हुई। तो क्लास 11th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं एंड आप क्लास 11th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।